हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए इस चैप्टर को हम बिल्कुल डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। जितना भी पॉसिबिलिटी यहां से है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वो सभी यहां पे हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हो इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी। वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, जहां पे आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स, तो आपने जाना है टेलीग्राम पे। वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। अगर आपको पीडीएफ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट। वैसे तो इकोनॉमी में बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं। मेनली हम दो पॉलिसीज की बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ मनी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी को हम इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी से डील करता है आरबीआई, यानी जो भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, तो सेंट्रल बैंक डील्स विद द मॉनेटरी पॉलिसी। वेयर एज अगर हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी की, तो फिस्कल पॉलिसी से डील करता है गवर्नमेंट, यानी इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, ये जो दो पॉलिसीज हैं, दोनों पॉलिसीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेलल में ये दोनों पॉलिसीज चलती हैं। अब अगर हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी की, तो फिस्कल पॉलिसी में आएगा क्या? जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमाई है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना रेवेन्यू अर्न कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना खर्चा कर रहा है, यानी एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, तो ये सारा इंक्लूड हो जाता है फिस्कल पॉलिसी में। यानी फिस्कल पॉलिसी इज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कमाई भी करती है एंड गवर्नमेंट जो है खर्चा भी करती है। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की जो कमाई है, जो रेवेन्यू है, वो है कम, लेकिन खर्चा आ गया ज्यादा, उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट जो उधार लेती है उसको हम कहते हैं पब्लिक डेट। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ आप इतना याद रखो, जो हमारे पास फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फिस्कस। अब जो वर्ड फिस्कल है, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड फिस्कस से, जिसका मतलब होता था बास्केट और ट्रेजरी। अगर हम बात करेंगे एंशियंट रोम की, तो एंशियंट रोम में फिस्कस इस्तेमाल होता था ट्रेजरी के लिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बोर्ड लगाऊं ना, तो इस बोर्ड के ऊपर मैं लिखता उस टाइम पे फिस्कस। इस फिस्कस के अंदर क्या होती थी? ये बास्केट होती थी। ठीक है, इन बास्केट के अंदर पैसे होते थे, जो ये बादशाह छोटे छोटे प्रोविंसेस से कलेक्ट करता था। ठीक है, यहीं से जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है, जो वर्ड फिस्कल है, ये डिराइव हुआ है। नाउ फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब मैंने आपको बोला कि जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। आप मुझे बताओ, क्या बजट भी तो यही है? जब हम बजट के बारे में बात करते हैं, तो बजट में भी यही सब चीजें होती हैं। गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी। यानी आप कह सकते हो, जो आपके पास बजट है ना, बजट इज द पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अब फिस्कल पॉलिसी क्या करती है? टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी
with a view to achieve the twin objective of growth and stability. अगर आप किसी भी इकोनॉमी की बात करो, हर एक इकोनॉमी चलती है डिमांड पे। एक इकोनॉमी में अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, अगर डिमांड है तो वहां पे प्रोडक्शन होगी। अगर प्रोडक्शन होगी इसका मतलब उस कंट्री का जीडीपी भी ज्यादा आएगा, यानी ग्रोथ ज्यादा होगी। जब जीडीपी ज्यादा होगा, यहां पर प्रोडक्शन हो रही है, अब प्रोडक्शन करने के लिए ये लेबर हायर करेंगे। जब ये लेबर हायर करेंगे तो इनको पैसे भी देंगे, ठीक है ना। जब इनके पास पैसे आएंगे तो ये फिर से डिमांड करेंगे, फिर से और ज्यादा प्रोडक्शन होगी। इसी तरह से ये सर्कल चलता रहेगा। नाउ, अब जो भी हम पॉलिसी बनाएंगे, आइदर वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, वो फिस्कल पॉलिसी हो, दोनों की दोनों पॉलिसीज यहां पे फोकस करती हैं, डिमांड पे फोकस करते हैं। अगर उनको पूरी इकोनॉमी में कोई भी चेंज करनी है तो वो किसके ऊपर फोकस करेंगे? वो डिमांड के ऊपर फोकस करेंगे। इस डिमांड को कम या ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी भी कर सकती है और फिस्कल पॉलिसी भी कर सकती है। अब जो फिस्कल पॉलिसी है वो डिमांड को कम या ज्यादा कैसे करेगी? अब जो डिमांड है ये डिपेंड करेगा कि आपके पॉकेट में पैसे कितने हैं। जितने आपके पास पैसे होंगे उसी हिसाब से आप डिमांड करोगे। आप मार्केट में गए हो, आपके पास एक भी रुपया नहीं है, तो आप डिमांड क्या करोगे? यानी कि जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो डिमांड नहीं है। जितने ज्यादा आपके पास पैसे होंगे उतने आप ज्यादा डिमांड करोगे, ठीक है ना। तो जो हमारे पास फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट हमारे पॉकेट के ऊपर कंट्रोल करती है। हमारे पॉकेट में पैसे कितने बचने चाहिए, कितने आने चाहिए, ये गवर्नमेंट थ्रू फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल करती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। एक है न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, एक है डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी इज सेड टू बी न्यूट्रल व्हेन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन रिलेशन टू टैक्स रेवेन्यू इज स्टेबल ओवर टाइम। जब एक टाइम में जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्स जो है वो स्टेबल है, यानी एक ऐसी सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर जो कि इक्विलिब्रियम में है, ना तो ज्यादा एक्सपैंड हो रही है रैपिडली, ना तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। उस केस में जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है फुल्ली फंडेड बाय टैक्स रेवेन्यू। जितना टैक्स रेवेन्यू आ रहा है उतना ही गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, अपनी तरफ से कोई भी एडिशनल खर्चा नहीं हो रहा है, न तो यहां पे किसी किस्म की सेविंग हो रही है। जितना टैक्स आ रहा है उतनी फंडिंग हो रही है। तो दिस इज न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। अब डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है? Discretionary fiscal policy are the deliberate policy changes that alters government spending or taxes. Discretionary fiscal policy में गवर्नमेंट क्या करती है? जो स्पेंडिंग है और टैक्सेस है इनको चेंज करती है, ठीक है। यहां पे हमारे पास दो सब टाइप्स हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब जैसा नाम वैसा काम। एक्सपेंशन में क्या होता है? व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी देन इट्स रेवेन्यू कलेक्टेड थ्रू टैक्स। जितना गवर्नमेंट के पास पैसा आता है उससे ज्यादा गवर्नमेंट यहां पे स्पेंडिंग करती है। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब ये किस वक्त होता है? ये होता है ड्यूरिंग रिसेशन। अब जो रिसेशन है ना, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंट्री की जो इकोनॉमी है ना, ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, कमजोर हो जाती है। लोगों के पास जॉब्स नहीं होती हैं। जो आज सिचुएशन आप मान के चलो, जो सिचुएशन थी कोविड-19 में, आज भी वैसी है। आज कौन सी अच्छी सिचुएशन है जहां पे लोगों के पास जॉब्स नहीं है, बिजनेस उतना कमा नहीं रहे हैं, स्पेंडिंग बहुत कम हो रही है। तो उस टाइम पे इकोनॉमी को एक सहारा चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट कैपेबल होगी तो वो यहां पे इस्तेमाल करेगी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। थ्रू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी
जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको इंक्रीज किया जाता है। वेयर एज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, जहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लोअर देन टैक्स रेवेन्यू, यहां पे जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो है कम, और टैक्सेस जो कलेक्ट किए जाते हैं वो यहां पे ज्यादा होते हैं। क्यों? दिस टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज अंडरटेकन टू पे डाउन गवर्नमेंट डेट। इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है? अपने डेट पे करती है, और टू कर्ब द इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन को कर्ब किया जाता है। अब इन्फ्लेशन क्या है? व्हेन प्राइसेस गो अप एंड यूर मनी बाय फेवर थिंग देन बिफोर। इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे ओवरऑल प्राइसेस, यानी इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, जहां पे जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाए। ये नहीं कि किसी एक प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज हो गई आपको हो गई इन्फ्लेशन है, ऐसा नहीं है। जहां पे ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है वो क्या होती है, आपने लिखना है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब यहां पे हम थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ये इस्तेमाल की जाती है जब इकोनॉमी डिप्रेशन में हो, तो उस टाइम पे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल होता है टू बूस्ट द इकोनॉमी। वेयर एज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल की जाती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अब जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है ये एक्ट करता है एज अ गैस पेडल, या जिसको आप कहते हो एक्सेलरेटर। जब आप गाड़ी की जो एक्सेलरेटर है उसके ऊपर पांव रखते हो तो स्पीड बढ़ जाती है। तो सेम केस है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्पीड अप हो जाती हैं, और जो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है ये एज ए ब्रेक काम करती है। यहां पे इंक्रीज हो जाती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। जहां पे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाती है, ठीक है, टैक्सेस यहां पे कम किए जाते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस को इंक्रीज किया जाता है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड, जो टोटल डिमांड है इसको इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, और यहां पे इसको डिक्रीज किया जाता है। बजट इंपैक्ट क्या है? ऑफन लैड्स टू बजट डेफिसिट। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में बजट डेफिसिट होता है, एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में बजट सरप्लस। जब हम बजट पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। पहला ही ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट। नो, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है थोड़ा ये हम समझेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर जहां पे जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लेबर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि जो काम ही नहीं करना चाहते, जो काम करना चाहते हैं एंड जो कैपेबल भी हैं, तो यहाँ पे जितने भी वर्कर्स लेबरर्स हैं जो काम करना चाहते हैं एंड जो कैपेबल हैं वो सारे एम्प्लॉयड हैं। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। फिस्कल पॉलिसी का गोल ये रहता है, वन ऑफ द प्राइमरी टारगेट ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज टू अचीव एंड मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। अब अगर हम बात करेंगे डेवलपिंग इकोनॉमीज की, जैसे इंडिया हमारे पास है, तो इंडिया में तो फुल एम्प्लॉयमेंट की तो बात ही मत करो। यहां पे गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना और फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना, ठीक है। ड्यूरिंग रिसेशन द गवर्नमेंट कैन इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग। अब थ्रू फिस्कल पॉलिसी, जो जब भी रिसेशन आएगा, यानी जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएंगी, जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, उस टाइम पे फिस्कल पॉलिसीज का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है टू इंक्रीज द पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, जो टैक्सेस हैं वो कम करने हैं, अगर वो चाहते हैं इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना। जब डिमांड स्टिमुलेट हो जाएगी तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो पहला ही ऑब्जेक्टिव क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर
प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैंने आपको बोला था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मेन काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। लेकिन जो फिस्कल पॉलिसीज हैं ये भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती हैं। दोनों मिलकर, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी दोनों मिलकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। अब इन्फ्लेशन भी खतरनाक होता है, डिफ्लेशन भी खतरनाक होता है। डिफ्लेशन में क्या होती है, प्राइसेस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती हैं, इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज होती हैं। अब इन्फ्लेशन को तो आपको समझ आ जाएगा, इफ द इकोनॉमी इज ओवरहीटिंग एंड प्राइसेस आर राइजिंग टू फास्ट। जब प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस स्पेंडिंग। उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी और टैक्सेस को इंक्रीज करेगी ताकि इकोनॉमी थोड़ी कूल डाउन हो जाए। ठीक है। अब कहोगे सर डिफ्लेशन तो अच्छा है, जहां पे प्राइसेस कम होंगी तो हम बहुत सारी चीजें खरीदेंगे। लेकिन डिफ्लेशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये भी इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। जब प्राइसेस कम होंगी तो जो प्रोड्यूसर हैं उनको तो घाटा हो जाएगा। वो प्रोडक्शन क्यों करेंगे फिर? जब वो प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो हमारे पास चीजें क्या बनेंगी? फिर तो चीजें भी नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गांव है, यहाँ पे एक शॉप है। अब यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सारे गरीब हैं। इस शॉप वाले के पास कोई आता ही नहीं है खरीदने के लिए। जब कोई खरीदने के लिए नहीं आएगा तो यहाँ पे सारी चीजें खराब हो जाएंगी और ये एक शॉप भी बंद हो जाएगी। तो डिफ्लेशन भी बहुत खतरनाक होता है। इस टाइम पे गवर्नमेंट का ये काम है कि अपनी स्पेंडिंग्स को इंक्रीज करे टू प्रिवेंट द कोलैप्स इन प्राइसेस। तीसरा ऑब्जेक्टिव, एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी का है टू फॉस्टर अ रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज बोथ हाई एंड सस्टेनेबल ओवर लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं कि 2 दिन तक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ है, तीसरे दिन खाने के लिए पैसे नहीं है। फिस्कल पॉलिसी ऐसे मेजर उठाने हैं जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, क्या हो, हाई भी हो, सस्टेन्ड हो और लॉन्ग टर्म। कैसे कैसे होगी ये? इन्वेस्टमेंट के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है फंडिंग करेगी कैपिटल प्रोजेक्ट्स पे, जैसे रोड हो गया, ब्रिजेस हो गया, एनर्जी हो गया, एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह। दूसरे नंबर पे इंसेंटिव्स। अब गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है। जैसे कोई सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर आए, तो जब कोई यहाँ पे फैक्ट्री खोलेगा, गवर्नमेंट कहेगी आपको टैक्स हॉलीडे मिलेगा। टैक्स हॉलीडे का क्या मतलब है? यानी गवर्नमेंट कहेगा कि 2 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, यानी टेम्परेरी उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा या टेम्परेरी उससे छूट दी जाएगी। अगर टैक्स 10% है तो 10% से 5% उसको रखा जाएगा या 2%, जो भी है। या सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी। किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ये सब चीजें करती है। फिर हमारे पास है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, वहां पे फिर एक ऐसी सिचुएशन होगी इकोनॉमी में जहां पे अमीर अमीर बनता जाएगा, जो कि करंटली आप देख रहे हो ऐसी सिचुएशन है। जो अमीर है उसके पास और ज्यादा पैसा आ रहा है और जो गरीब है उसके पास और कम पैसा हो रहा है। अब फिस्कल पॉलिसी का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। उसके लिए फिर फिस्कल पॉलिसी में कैसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाती है? implementing a tax system where higher earners pay a large percentage of their income। जो ज्यादा कमाने वाले हैं ना, उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। एंड दैट इनकम रिडिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ, और ये जो इनकम है इसको हम रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं गरीबों में, वेलफेयर प्रोग्राम्स में। जैसे अमीरों से टैक्स लिया और गरीबों के ऊपर खर्च कर दिया, फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर और सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड की जाती है। फिर हमारे पास है रिसोर्स एलोकेशन। जैसा कि आप सब जानती हो, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते हैं। अब जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनको हमने प्रॉपर वे में एलोकेट करना है।
अब इकोनॉमी के अंदर कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे जो प्राइवेट प्लेयर है वो आराम से वहां पे जाएगा और जितनी भी प्रोडक्शन करनी है वो करेगा। जैसे शराब है, शराब में पैसा ही पैसा है, तो वहां पे गवर्नमेंट को एनकरेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, प्राइवेट प्लेयर अच्छे से वहां पे प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर जहां से वेलफेयर तो बहुत होता है लेकिन प्रॉफिट बहुत कम होता है। ठीक है, तो उसको जो गवर्नमेंट है देखना है कि मेरे जो रिसोर्सेज हैं यहां पे भी इस्तेमाल होने चाहिए, रिसोर्सेज को वहां पे भी एलोकेट करना है। ये किसका काम होता है? गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसीज का। टू एंश्योर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड, लाइक जैसे डिफेंस के ऊपर खर्चा, सैनिटेशन एंड पार्क्स के ऊपर खर्चा। एंड जो हार्मफुल गुड्स हैं वहां पे उनको डिस्करेज करना है, हाई टैक्सेस लेवी करने हैं, जिस तरह से टोबैको एंड अल्कोहल के ऊपर इंडिया में होता है। इसको हम कहते हैं सिन टैक्सेस। अब आप यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा, जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं इनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो है सिन टैक्स। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है जितने भी ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, करंटली इनके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है। उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है? कैपिटल फॉर्मेशन मींस इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। फिस्कल पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि कंट्री के अंदर जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो। क्यों? बिकॉज कैपिटल गुड्स क्या करते हैं, ये फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। जितने कैपिटल गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे उतनी एक इकोनॉमी की जो पोटेंशियल है प्रोडक्शन की वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हमारे पास मशीनरीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, रोड्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, स्कूल एंड हॉस्पिटल्स हैं, ये सारा किसके अंदर आता है? कैपिटल फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी कैसे कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट करेगी? एक तो वो खुद इन्वेस्टमेंट करेगी, इन सभी चीजों पे खुद इन्वेस्टमेंट करेगी, या वो प्राइवेट प्लेयर्स को एनकरेज कर सकती है, उनको टैक्स हॉलीडेज देगी, टैक्स बेनिफिट, सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और जो कॉर्पोरेट टैक्स है इसको वो कम करेगी, तो इसके थ्रू कैपिटल फॉर्मेशन होगा। फिर हमारे पास है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स is an accounting statement that summarizes all economic transactions between the resident of a country and the rest of the world during a period. सिंपल आपने याद रखना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जितना हमने बाहर मुल्क में पे किया और जितना वहां से हमारे मुल्क में आया, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब मनी कमिंग इन टू आवर कंट्री, हमारी कंट्री में पैसा किस किस तरह आ सकता है? जैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे पास एप्पल्स हैं, हमने एप्पल्स को किसी मुल्क में बाहर बेचा, वहां से हम पैसे अर्न करेंगे, यानी हमने फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया। या डायरेक्टली कोई बाहर से है वो हमारी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो भी होगा। इसी तरह से पैसा हमारे मुल्क से बाहर कैसे जा सकता है? हम इंपोर्ट करेंगे, हमने मशीनरी यूएस से खरीदी तो हमने उनको पैसे दिए, यानी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो उधर चला गया। ठीक है, या फॉरेन पेमेंट्स, हमने बाहर किसी मुल्क से लोन लिया है या कुछ भी है, उनकी जो भी हम पेमेंट करेंगे तो वो यहां से पैसा बाहर चला जाएगा। अब देखो, इफ अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर देन इट्स एक्सपोर्ट, जब एक कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करती है यानी बाहर मुल्क से चीजें ज्यादा खरीदती है, यानी हम बाहर पैसा ज्यादा देते हैं, एंड एक्सपोर्ट, हम अपनी चीजें कम बाहर बेचते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। आपने अक्सर ये न्यूज में सुना होगा कि इंडिया का यूएस के साथ इतना ट्रेड डेफिसिट है, चाइना के साथ इतना ट्रेड डेफिसिट है। अब आपको ये चीज समझ आ गई? ट्रेड डेफिसिट मतलब कि चाइना हमें अपनी चीजें ज्यादा बेचता है और हम उसको अपनी चीजें कम बेचते हैं। इसी तरह से इफ एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे इंपोर्ट कम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल भूटान के साथ,
तो यहां पे हमारा ट्रेड सरप्लस होगा, क्योंकि भूटान को हम ज्यादा चीजें बेचेंगे और वहां से हम कम खरीदेंगे। नो फिस्कल पॉलिसी बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या रोल प्ले करती है, क्या हेल्प यहां पे करती है? एनकरेजिंग एक्सपोर्ट। फिस्कल पॉलिसी हमेशा ये एनकरेज करती है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाए। उसके लिए फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट गिव सब्सिडीज टू द एक्सपोर्टर्स। जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए बने हैं, उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। रिड्यूस टैक्सेस, उनके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उनको कम किया जाता है। वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उसको बढ़ाया जाता है। तो इससे फॉरेन अर्निंग होती है, हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा। वेयर एज साथ में फिर गवर्नमेंट क्या करती है? रिड्यूसिंग इंपोर्ट। इंपोर्ट को भी क्या किया जाता है? रिड्यूस किया जाता है। कैसे? गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस ऑन द इंपोर्टेड गुड्स। जो बाहर से गुड्स हैं उनके ऊपर टैक्स लेवी किए जाते हैं, फिर वो हमारी कंट्री में महंगे बिकते हैं। जब वो महंगा बिकेगा तो जो हमारे मुल्क में बना है हम उसी को खरीदेंगे, यानी मेड इन इंडिया को एनकरेज किया जाएगा। तो दिस रिड्यूसेस मनी गोइंग आउटसाइड द कंट्री। तो ये थे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यानी फिस्कल पॉलिसी के पास इंस्ट्रूमेंट्स क्या है जिससे ये सारी चीजें करती हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने पढ़ा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है, खर्चा करती है। कहां कहां पे? जैसे एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क प्रोग्राम सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो गया, डैम, ब्रिज वगैरह वगैरह। एक्सपेंडिचर होता है एजुकेशन के ऊपर, और बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स है। एक्सपेंडिचर ऑन द डिफेंस ऑफ द कंट्री, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक। अब it is by changing any or all type of expenditure that the government seeks to correct the situation of excess demand and deficit demand। मैंने आपको क्या बोला है? एक इकोनॉमी में जो भी सिस्टम, आइदर इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, तो गवर्नमेंट का मेन फोकस होता है डिमांड। अगर हमने डिमांड बहुत ज्यादा है, अगर डिमांड को कम करना है, तो जो गवर्नमेंट है वो वैसी ही पॉलिसीज अडॉप्ट करेगी। इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा है, जब डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो प्राइसेस काफी इंक्रीज होगी। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी लोगों में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम है तो उसकी प्राइस भी कम ही रहती है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी डिपेंड करेगा। व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड, जब डिमांड बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस। जो गवर्नमेंट है वो अपना खर्चा कम कर देती है, यानी जो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है वो कम करती है। जो बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स है जहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो भी कम करती है। और जब जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा कम है, तो उस टाइम पे डिमांड को इंक्रीज करना होता है, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है और टैक्स को कम करती है। टैक्स लेकिन हम यहां पे पढ़ेंगे। टैक्सेशन। टैक्सेशन है क्या? टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड। टैक्सेस क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है जो कि करनी ही करनी हो, किसको? गवर्नमेंट को, बाय द हाउस होल्ड। बाय इंक्रीजिंग द टैक्स बर्डन ऑन द हाउस होल्ड, द गवर्नमेंट रिड्यूस देयर डिस्पोजेबल इनकम। अब आप कहोगे सर डिस्पोजेबल इनकम क्या है? तो डिस्पोजेबल इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट हाउस होल्ड हैव अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग। जो भी आपके पास पैसा है, ठीक है, जब उसमें से आप इनकम टैक्स दे देते हो, अब वो पैसा आपके पास है, चाहे उसको आप खर्चा करो, चाहे उसको आप सेव करो, तो वो आपके पास बचा हुआ पैसा है। उस बचे हुए पैसे को हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अब देखो, अगर एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड, अगर गवर्नमेंट चाहती है टोटल डिमांड को कम करना, यानी ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक्सेस डिमांड है, तो एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस को इंक्रीज करेगी। जितने टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो आपके जेब में पैसा कम बचेगा, तो आप डिमांड कम करोगे। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट चाहती है
जो एग्रीगेट डिमांड है इसको रेज करना है, यानी डिमांड बहुत कम है, इसको रेज करना है। तो रेज करने के लिए टैक्सेस को कम किया जाता है। जब टैक्सेस कम होंगे तो आपके जेब में पैसा ज्यादा आएगा, तो इस तरह से आप ज्यादा डिमांड करोगे। फिर हमारे पास है पब्लिक बोरिंग। बाय बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक द गवर्नमेंट क्रिएट्स पब्लिक डेट। जब गवर्नमेंट बोरिंग करती है उसको हम कहते हैं पब्लिक डेट। इन अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिएंट डिमांड, जब डिमांड बहुत कम होती है, यानी जब एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना होता है, द गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो अपने बोरोइंग को कम करती है, वो बोरोइंग ज्यादा नहीं करती है। जब बोरोइंग कम होगी तो लोगों के पास पैसा ज्यादा रहेगा। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा रहेगा, देयर विल बी ग्रेटर लिक्विडिटी, यानी लोगों के पास कैश ज्यादा होगा। एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिमेन हाई, और लोग फिर क्या करेंगे, लोग खर्चा करेंगे। वेयर एज अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा होगी, उस टाइम पे गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग को इंक्रीज करती है। कैसे? बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, आप कहोगे कि मैं जो है इसको सेव करूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। आप खर्चा नहीं करोगे। जब खर्चा नहीं करोगे तो लिक्विडिटी कम होगी, यानी आपके पास कैश कम होगा। तो कैश कम होगा तो एक्सपेंडिचर आप कम करोगे। तो इस तरह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन मैनेज होती है। अब आप सोचोगे कि यार ये कब मैंने देखा कि गवर्नमेंट जो है लोगों को बोल रही है कि लाओ लाओ पैसे इकट्ठा करो। तो ये जो काम है ये सारा करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बजट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करना है।